नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे अम्बेडकरवाद को नई बुलंदियों पर ले गए मान्यवर कांशीराम। आप खुद सुनिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के रूपनगर यानी आज के गांव फासपुर, रोपड़ जिले में एक दलित रैदासी सिख परिवार में हुआ था, जिन्हें बहुजन नायक या मान्यवर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की। नौकरी के दौरान जातिगत भेदभाव से आहत होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार के दर्शन को गहनता से पढ़कर दलितों को एकजुट करने में जुटे। आजादी के बाद से ही आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों की संस्था होती थी। साहब कांशीराम जी के नजरिए से अम्बेडकरवाद को देखें तो किसी भी संगठन या फिर संस्थान को अम्बेडकरवादी तभी कहा जा सकता है जब यह पता हो कि उसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, भारत में राजनीति का ग्रामर बदल देने वाले मान्यवर कांशीराम का उदय 70 के दशक में हुआ और उनके इस योगदान की वजह से उनके समर्थकों तथा उनके विरोधियों तक ने इस व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार किया। दोस्तों, साहब कांशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल और अम्बेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। साहब कांशीराम एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों, भारत में जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अछूत समूहों सहित पिछड़ी या निचली जाति के लोगों के उत्थान और राजनीतिक लामबंदी के लिए काम किया। दोस्तों, साहब कांशीराम जी के संपादकीय लेखों को पढ़ने से यह पता चलता है कि शुरुआती दिनों से ही उन पर अम्बेडकरवाद से विमुख होने के आरोप लगते रहे थे। उन पर ये आरोप ज्यादातर आरपीआई और दलित पैंथर के लोग लगाते थे। अपने लेखों में वो समय समय पर इस आरोप का जवाब भी देते रहते थे। उनका मानना था कि जिनकी वजह से अम्बेडकरवादी आंदोलन कमजोर हुआ है, वो लोग नहीं चाहते कि अम्बेडकरवाद पुनर्जीवित हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जनता के बीच उन्हें अपनी असफलता का हिसाब देना पड़ेगा। दी ओप्रेस्ड इंडियन के अपने संपादकीय लेखों में साहब कांशीराम जी जगह जगह यह उद्धृत करते हैं कि कैसे उनका आंदोलन डॉक्टर आम्बेडकर जी का आंदोलन है और कैसे वो इसे दीर्घायु करने लिए काम कर रहे हैं। इस विषय पर उनका सबसे महत्वपूर्ण लेख अप्रैल 1979 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने विचार की आंदोलन से जुड़े निम्न पहलुओं के तौर पर चर्चा की, जो कि उनके अनुसार उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से सीखा। दोस्तों, अब जानते हैं अम्बेडकरवाद की परिभाषा। साहब कांशीराम जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा 1925 में स्थापित डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की परिभाषा से अम्बेडकरवाद की परिभाषा निकाली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुसार डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों का संगठन है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के हितों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों द्वारा चलाया जाता है। संस्थान का उद्देश्य उन्हें वर्तमान दबी कुचली स्थिति से निकालकर एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना है जहां उनको सामाजिक और राजनीतिक समानता प्राप्त हो तथा उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। दोस्तों, इस प्रकार साहब कांशीराम के नजरिए से अम्बेडकरवाद को देखें तो किसी भी संगठन या फिर संस्थान को अम्बेडकरवादी तभी कहा जा सकता है जब यह पता हो कि उसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए काम कर रहा है, कौन चला रहा है और किसके पैसे से चल रहा है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा जातिगत गुलामी के खिलाफ आंदोलन है, जो कि बिना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का निर्माण किए संभव नहीं है। दोस्तों,
साहब कांशीराम जी का मानना था कि संगठन संस्थान निर्माण किसी भी व्यक्ति या समाज में आत्मविश्वास पैदा करता है, क्योंकि उससे उस समाज व्यक्ति को पता चलता है कि वह भी कुछ कर सकता है। आत्मविश्वास व्यक्ति में आत्मसम्मान पैदा करता है। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि अपने सकारात्मक कार्य की वजह से खुद का सम्मान करना। स्वाभिमान का मतलब है कि व्यक्ति अपने द्वारा चुने हुए कार्य करे और लोग उसी कार्य के अनुसार उसका सम्मान करें। स्वाभिमान की भावना गुलामी के खिलाफ सतत संघर्ष के लिए बेहद जरूरी है। साहब कांशीराम जी के अनुसार अम्बेडकरवादी आंदोलन को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अपने संसाधन, रुपया, मानव संसाधन और संचार माध्यम, समाचार चैनल, संस्थान, संगठन स्थापित करने चाहिए। दोस्तों, साहब कांशीराम जी की दी हुई अम्बेडकरवाद की उक्त परिभाषा आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आजकल आए दिन अम्बेडकर के नाम पर कोई ना कोई संगठन बन रहा है। दोस्तों, अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित करने और उसको गतिमान बनाए रखने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब शोधार्थियों से अम्बेडकरवाद पर अपना सैद्धांतिक ज्ञान और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपना व्यावहारिक ज्ञान साझा करने की अपील करते हैं। उनके अनुसार अम्बेडकरवाद तभी गतिमान रह सकता है जब वह बिना अपनी मूल भावना मिटाए समयानुसार अपने अंदर परिवर्तन कर ले। इसके लिए वो बाबा साहब द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समय समय पर शुरू की गई पत्र पत्रिकाओं मुकनायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930, समता और प्रबुद्ध भारत 1955 का उदाहरण देते हैं और अपने द्वारा शुरू किए गए दी ओप्रेस्ड इंडियन, बहुजन नायक, बहुजन टाइम्स आदि का भी हवाला देते हैं। इसी तरीके से बाबा साहब ने अपने जीवन काल में अलग अलग कार्यों के लिए विभिन्न संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया 1942 और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 की संकल्पना की। साथ ही उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज की भी स्थापना की। साहब कांशीराम जी के अनुसार उन्होंने बाबा साहब जी से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ बामसेफ का गठन किया और उन्होंने उपेक्षित समुदाय के लिए सन 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति या DS4 की स्थापना की। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 1978 को साहब कांशीराम ने बामसेफ का गठन किया था। बामसेफ पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक और अनौपचारिक संस्था थी। इसका पंजीकरण भी नहीं कराया गया था। बामसेफ के गठन के 3 वर्ष बाद 06 दिसंबर 1981 को मान्यवर कांशीराम साहब ने DS4 का गठन किया। यह संगठन राजनीतिक दल तो नहीं था, लेकिन इसकी गतिविधियां राजनीतिक दल जैसी ही थी। इसी संगठन की ओर से धरना प्रदर्शन आदि कार्य किए जाते थे। इसी के बैनर तले 4 विशाल रैलियां आयोजित की गई थी। दोस्तों, साहब कांशीराम जी के अनुसार आंदोलन में लगातार मिल रही असफलता हताशा और नकारात्मकता का माहौल पैदा करती है, जिससे कि समाज में भय और निराशा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति यथास्थितिवाद को भी जन्म देती है, जहां लोग अपनी क्षमता पर ही शक करना शुरू कर देते हैं। उनके अनुसार RPI और दलित पैंथर की असफलता का यही परिणाम हुआ। इसके उदाहरण स्वरूप वो बाबा साहब के धर्मांतरण की रजत जयंती पर 14 अक्टूबर 1975 में नागपुर में हुए बौद्ध सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव को देते हैं, जिसमें कहा गया कि सरकार और दूसरे लोगों को हमें दलितों को उठाना चाहिए, नहीं तो हम दलित कभी उठ नहीं पाएंगे। साहब कांशीराम जी के अनुसार यह प्रस्ताव बाबा साहब अम्बेडकर जी के 14 अक्टूबर 1956 के दृष्टिकोण से साफ अलग था, क्योंकि तब यह कहा गया था कि
हम स्वयं को उठाएंगे, हम मानवता को उठाएंगे। दोस्तों, चारों ओर आई असफलता से उपजी निराशा को समाप्त करने के लिए साहब कांशीराम जी ने चलता फिरता अंबेडकर मेला, साइकिल मार्च, जेल भरो आंदोलन, जन संसद आदि आयोजित किए। अपने आंदोलन को आत्मनिर्भर बनने के लिए पे बैक टू सोसाइटी की अवधारणा पर बल दिया। दोस्तों, समाज में नकारात्मकता फैलाने वाले नेताओं को चिन्हित करने के लिए उन्होंने 1982 में द चमचा एज अर्थात चमचा युग लिखा, जिसमें उन्होंने उन दलित नेताओं की आलोचना की जो कांग्रेस जैसी परंपरागत मुख्यधारा की पार्टी के लिए काम करते हैं। उनके अनुसार आरक्षित सीटों से चुनकर जाने वाले नेता अपने समाज की आवाज ना बनकर अपने मालिक की आवाज बन गए। उन्होंने ऐसे नेताओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पूना पैक्ट के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाया, लेकिन इससे आंदोलन में नकारात्मकता ना फैले, इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की अपनी मांग छोड़ दी। नवंबर 1982 के अपने संपादकीय लेख में उन्होंने इसके व्यापक कारण बताए। सन 1983 में मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में DS4 ने एक साइकिल रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था और उसके बाद उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की। दोस्तों, तब तक साहब कांशीराम जी पूरी तरह से एक पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उन्होंने तब कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी किताबें इकट्ठा करते थे, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। उन्होंने तब मौजूदा पार्टियों में दलितों की जगह की पड़ताल की और बाद में अपनी अलग पार्टी खड़ा करने की जरूरत महसूस की। वो एक चिंतक भी थे और जमीनी कार्यकर्ता भी। दोस्तों, साहब कांशीराम ब्राह्मणवाद को भारत में जाति आधारित की नींव मानते थे, इसलिए वो उसके प्रतीकों को ध्वस्त करने के लिए हमेशा संघर्षरत थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने पूना को हमेशा ही अपने आंदोलन का एक केंद्र बनाकर रखा, क्योंकि पूना से ही पेशवा शासन की शुरुआत हुई थी। अपने लेखों में वो गाय को आगे करके की जाने वाली राजनीति से लेकर सांप्रदायिक दंगों में दलितों की सहभागिता पर भी आगाह करते रहते थे। साहब मान्यवर कांशीराम जी हर अंबेडकर जयंती पर आग्रह करते थे कि बाबा साहेब को याद करने का पूजा केंद्रित तरीका बदलकर मिशन केंद्रित बनाना चाहिए, जिसके लिए इसे वार्षिक मामला न बनाकर दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। इसलिए दोस्तों, ब्राह्मणवाद के प्रतीक चिन्हों के ही बहिष्कार के तौर पर उन्होंने भगवान बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को अपने आंदोलन का मुख्य ध्येय बनाया। दोस्तों, साहब कांशीराम जी के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बाद अंबेडकरवादी आंदोलन के असफल होने का एक बड़ा कारण उनके अनुयायियों द्वारा आंदोलन के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयामों को एक दूसरे से मिला देना था। उनके अनुसार खुद बाबा साहब अपने जीवन काल में इससे बचते रहे। इसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने बाबा साहब के लखनऊ में दिए किसी भाषण को उद्धृत करते थे, जहां वो कहते हैं कि जिनकी आवश्यकताएं एक हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए। साहब कांशीराम जी ने कहा कि वो अपने जीवन काल में आंदोलन के विभिन्न आयामों को एक दूसरे में मिलाने की गलती कभी नहीं करेंगे। उनके अनुसार जब तक बहुजन के हाथ में राजनीतिक सत्ता की चाबी नहीं आ जाती, तब तक बहुजनों की किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। साहब कांशीराम राजसत्ता को मास्टर चाबी कहते थे, जिससे सभी क्षेत्र के बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। वे राजसत्ता को साध्य नहीं साधन मानते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के साध्य को प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से साहब कांशीराम जी एक सादा जीवन जीते थे, लेकिन इस बात को लेकर हमेशा बहस रही है कि धन वैभव का प्रदर्शन भी दलित सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। साहब कांशीराम ने सादगी अपनाते हुए दलितों और पिछड़ों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने खुद को अपने परिवार से पूरी तरह से अलग कर दिया था। उन्हें हमेशा बसपा सुप्रीमो कहा जाता था।
वास्तव में वे जमीनी कार्यकर्ता थे और हमेशा लोगों को अपने आंदोलन में जोड़ने की कोशिश करते थे। दोस्तों 2003 में लकवाग्रस्त होने के बाद सक्रिय राजनीति से दूर चले गए और आखिर उच्च शुगर समेत विभिन्न बीमारियों से जूझते हुए मान्यवर कांशीराम साहब को 9 अक्टूबर 2006 में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। मगर जाने से पहले वे दलितों को न केवल राजसत्ता प्राप्त करने का सपना दिखा गए, बल्कि राजसत्ता पर कब्जा करने का फार्मूला भी दिया और उसे प्राप्त करके भी दिखाया। दोस्तों 9 अक्टूबर 2006 को उनके परिनिर्वाण के बाद उनकी जगह बहन कुमारी मायावती जी ने जरूर ली, लेकिन अभी तक साहब कांशीराम जी का उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने सपना पूरा नहीं हुआ है। मान्यवर साहब कांशीराम जी से एक बार किसी ने पूछा कि आपका मकसद क्या है, तब मान्यवर कांशीराम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मकसद जानना है तो आपको फुले साहू और डॉक्टर अंबेडकर के पास जाना होगा, क्योंकि मकसद तो उनका था। मैंने तो सिर्फ संकल्प लिया है कि मरते दम तक उनके मकसद के लिए काम करूंगा। दोस्तों उन्होंने सच कहा था, जिनका ज़मीर नहीं बिकता उनकी तस्वीरें बिकती हैं। अंत में दलितों और अल्पसंख्यकों को राजनीति सत्ता में भागीदारी दिलाने वाले बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी को कोटि कोटि नमन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप हमारी ताकत हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें तथा अपने मित्र परिवार में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।